जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 6 हिंदी उपन्यास विदा के तहत राग दरबारी उपन्यास पर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा क्या, ये तो वाचन ही कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि एनालिटिकल पोर्शन है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं जिसमें चर्चा करना है। इसमें हम वाचन ही कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट यहाँ से इसको लेक्चर को सुने तो वो क्रमशः जो प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है सामान्य परिचय से, वहाँ से सुने तो उन्हें बहुत अच्छे से पूरा जो उपन्यास है वो समझ में आएगा। और उपन्यास का हम यहाँ पे सबसा वाचन कर रहे हैं, बिल्कुल ये चीज़ नहीं कि छोड़ के वाचन किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है, इन डेप्थ जाके पूछ रहा है, तो हमें एक-एक चीज़ों को पढ़ना है, यहाँ तक कि गाने को, पंक्तियों को, सारी चीज़ों को क्वेश्चन में पूछ ले रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये 26वां अध्याय शुरू होता है, इसके पहले आपने देखा कि किस तरीके से जो है, जोगनाथ को जब इन्होंने पकड़ लिया था, यानी जब वो अदालत की कैद में है, तो उनको छुड़वाने के लिए एक से बढ़ के एक जो है हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और पूरे शिवपालगंज में तो वैद्य जी का ही बोलबाला है। उन्हीं के फ़ेवर में सारी बातें हो रही हैं। गयादीन भी एक समय को लगता है कि दरोगा से यही कहता है, भाई तुमने पकड़ लिया था जोगनाथ को, तुम्हारे ऊपर भी तलवार लटकी, मेरे ऊपर भी, और हम लोग इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं नहीं। गिरजा कुमार माथुर ने इन्होंने कहा कि गिरजा कुमार माथुर जो है, इन्होंने कहा, हमने बिताई है ज़िंदगी कसाले की, हमने परवाह कभी की ना किसी की। यानी कसाले की ज़िंदगी बिताई, किसी की परवाह नहीं की। वाली कविता प्रिंसिपल साहब के व्यक्तित्व से ही प्रेरणा लेकर लिखी होगी, क्योंकि हर बात पर जिद करना, वैद्य जी को छोड़कर और सब किसी के आगे अपनी टेक पर अड़े रहना, और कोई परवाह नहीं, मौका आने पर समझ लेंगे का बराबर जो जुमलेबाजी है ना, उसका इस्तेमाल करना उनके जीवन दर्शन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। अपनी बात पर अड़े रहने का नियम प्रिंसिपल साहब ने अपने पिता से सीखा था। किससे सीखा था? प्रिंसिपल पिता से। उनके पिता एक अंग्रेजी मजिस्ट्रेट के पेशकार थे और इसके बावजूद ईमानदार थे। उन्हें प्राय शहर में ही रहना पड़ता था। प्राय वे देहातीपन को वहां बड़ी निष्ठा से निभाते। उनके जीवन के कुछ सिद्धांत थे जिन पर वे सैकड़ों बाधाओं की चिंता न करके अपनी पत्थर जैसी ठोस अक्ल के सहारे पत्थर की तरह अड़े थे। मलमूत्र त्याग के लिए कभी टटी पेशाब खाने में न जाने, क्योंकि वो अपनी प्राचीन ऋषि संस्कृति के प्रतिकूल है। बाम्बे का पानी ना पीना, क्योंकि उसमें चमड़े का वासर हो सकता है। रेलगाड़ी पर यात्रा करते समय कुछ भी ना खाना, क्योंकि वहां सूत्रों का स्पर्श होता है। खड़ी बोली और अंग्रेजी का त्याज बनाकर हमेशा अवधि बोलना, क्योंकि उन्हें उसके सिवाय कोई दूसरी बोली नहीं लगता था। और चमरौधा जूता, लंबी मूछ और दुपल्ली टोपी पहनना, क्योंकि उनके बाप भी यही पहनते थे। उनके यही मुख्य सिद्धांत यही था। यही उनके जीवन का पंचशील सिद्धांत था। एक बार प्रिंसिपल साहब ने अपने पिता से मकान के अंदर शौचालय का प्रयोग न करके बहुत सवेरे उठकर सुनसान सड़क पर जाना मूर्खता है कहा। इस विषय पर बहस की थी और उन्हें बताना चाहता कि ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि चुंगी वाले आजकल सफाई अभियान चला रहे हैं और उसे हल्ले में उनके किसी भी वक्त चालान हो जाने का डर है। इस पर पेशकार साहब ने उन्हें समझाया कि इस बात का संबंध समझ से नहीं, आदर्श से है। प्रिंसिपल साहब उस दिन की बहस से समझ गए कि आदर्शवाद की तारीफ हम आदर्शवाद के अंतर्निहित मूल्य पर नहीं, उसके पीछे सह सकने वाले त्याग, बलिदान और कष्ट के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, नमक कानून भंग करना अपने आप में देश की दरिद्रता दूर करने का कोई बड़ा उपाय था नहीं, पर उसके पीछे जैसे निष्ठा और विद्रोह की भावना थी, वही उस घटना को नाटक ना बनाकर इतिहास बना देती। प्रिंसिपल ने निष्कर्ष निकाला कि आदर्श का महत्व प्रतीक के रूप में है, तथ्य के रूप में नहीं। और उसी को उलट कर उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाल लिया कि अपने पंचशील पर टिके रहकर उनके पिता प्रतीक रूप से भले ही आदर्श व्यक्त हों, पर तथ्य की सभी दृश्य व निहायत चोंचलेबाज इंसान है। जो भी हो, ऊपर से प्रिंसिपल साहब अपने बाप के लड़के होने का वाकया बड़े अहंकार के साथ सुनाया करते थे। प्रिंसिपल साहब जिद्दी तबीयत के आदमी थे और जब ये कोई काम तरकीन ढंग से करके दिखाते तो एक बार छाती ठोकर जरूर कहते कि क्या समझते हैं आप, मैं उन पेशकार साहब का लड़का हूँ। अपनी बात को जिद के साथ पकड़ना प्रिंसिपल साहब जानते थे कि यह खूबी उन्होंने अपने पिता से पाई है। और उन्हें ये पता ही नहीं था कि अवधि का प्रयोग भी वे अपने पिता की ही परंपरा में करते और जब कभी वे गुस्से में होते या जोश में, अवधि उनके मुंह से ताबड़तोड़ और अनायास निकलता, जैसे बहुत सी हिंदुस्तानियों के मुंह से अंग्रेजी निकलता। इस समय प्रिंसिपल साहब वैद्य जी के सामने कॉलेज की समस्याओं पर विचार कर रहे थे, अर्थात खन्ना मास्टर को गालियां दे रहे थे। उसने एक दिन पहले दफा 107 के मुकदमे में जब इजलास पर पहुंचे तो उन्हें मुकदमे में एक नया मोड़ दिखाई दिया, क्योंकि खन्ना मास्टर के वकील ने अपनी बहस में कुछ इस तरह की बातें कही थी। श्रीमान, ये मुकदमा हैब्स और हैव नॉट्स का नहीं है। एक तरफ कॉलेज के मैनेजर हैं जो वैद महाराज कहलाते हैं और वास्तव में वैद कम है, महाराज ज्यादा। उनके पीछे उनके सैकड़ों गुर्गे और घंटे हैं। उनमें ही उन्हें कॉलेज के प्रशासन, प्रिंसिपल और 8-10 मास्टर भी हैं जो या तो उनके रिश्तेदार हैं या रिश्तेदारों के रिश्तेदार। इन सबकी माली हालत अच्छी है और अगर अच्छी ना भी हो तो कॉलेज के फंड से वो पूरी कर दी जाती है। शिवन दोषी और खन्ना और उनके जैसे 8-10 मास्टर हैं जो गरीब है और जिन्हें इन लोगों का कुचक्र बराबर दमित करता रहता है।
आपसी संघर्ष का मुख्यतः यही कारण है। अदालत ने अंग्रेजी में कहा था, यानी झगड़ा रोटियों और मछलियों को लेकर है। वकील ने अपनी बात को काटते, दुरुस्त करते, घटाते, बढ़ाते और फिर उसी बात को काटते, पछाड़ते और उसे कतराते हुए ये भी कहा था, नहीं श्रीमन, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि झगड़ा सिद्धांत का है। आपने ये तो कहा ही नहीं, कहने वाला था श्रीमन। वकील ने अपनी बात चालू रखी। खन्ना और उनके विचार वाले लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि जनता के रुपयों का इस प्रकार दुरुपयोग हो। श्रीमन, ये सब नवयुवक हैं और बेईमानी और मक्कारी से समझौता करने की अभी इन्हें आदत पड़ी नहीं है। अदालत ने मुस्कुराकर कहा, उस हालात में इन्हें मुकदमे और जेल से ना घबराया जाए। वकील ने इस सलाह पर ध्यान दिए बिना अपना व्याख्यान जारी रखा। इसलिए कॉलेज के मामले में होने वाली गड़बड़ी के बारे में अपनी आवाज संवैधानिक ढंग से उठाते हैं। श्रीमन, अभी कुछ दिन हुए उस कॉलेज में मैनेजर का चुनाव हुआ था और उसमें पिस्तौल के जोर से वैद महाराज फिर से मैनेजर चुने गए। उसकी शिकायत डिप्टी मेज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के यहाँ हुई। खन्ना आदि ने इसका विरोध भी किया और यही नहीं, वे डिप्टी डायरेक्टर से मिले भी थे और पूरे मसले को अब जल्दी ही जांच करने वाले हैं। इसी तरह वैद महाराज किस कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उसमें गमन हुआ था। वो मामला 6 महीने से दबा पड़ा था और खन्ना तथा उनके साथियों ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलकर उसकी भी जांच शुरू कराई। जरूरत हो तो इन दोनों अफसरों को मैं गवाही में पेश कर दूंगा। श्रीमद, इन जांचों के दौरान खन्ना और उनके साथियों को दबाने के लिए उन्हें मजबूर करके उनका मुंह बंद करके मुकदमा चलाया गया। ये मुकदमा भी एक तरह की जालसाजी है श्रीमन। प्रिंसिपल के वकील ने इजलास में क्या कहा था, ये बात उसने महत्व की नहीं। पर उस दिन गांव वापस आकर प्रिंसिपल साहब ने वैद्य जी को बताया था कि कॉलेज के चुनाव और कोऑपरेटिव के गबन दोनों ही मसलों की जांच होने वाली है। वैद्य जी के चेहरे पर कोई फिक्र नहीं आती, सिर्फ वे धर्म की ओर झुक गए और हरी इच्छा कहकर चुप हो गए। पर प्रिंसिपल साहब इस समय निश्चिंत योजना बनाकर आए थे और जोश में थे। अतावधि में वो कह रहे थे, महाराज, हमरे तो यही राय है कि सारे खन्ना के हाथ पांव तुड़वाई के कोनो नारा में मार डाल दियो, या ना बहने तो सारे का कान पकड़ के कॉलेज से बाहर निकाल दियो। मारे जूतर पे 4 ही लात तारो। ये अवधि में बोलते थे तो इन्होंने इस तरीके से कहा था खन्ना के लिए। पर बैस जी पर इसका कोई असर हुआ नहीं था। उन्होंने कहा, मुझे हिंसा की बातें अच्छी नहीं लगती। कहकर उन्होंने डका ली और प्रिंसिपल इंतजार करने लगी कि इसके साथ ही वे फिर हरी इच्छा वाली बात करेंगे। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। शायद अहिंसा, पिस्तौल का प्रदर्शन, गबन, देश का कल्याण आदि की समस्याओं ने उन्हें चुपचाप उलिया दिया। शराब खाने से लगभग 100 गज आगे एक पीपल का पेड़ था जिस पर एक भूत रहता था। भूत काफी पुराना था और आजादी मिलने, जमींदारी टूटने, गांव सभा कायम होने, कॉलेज खुलने जैसी सैकड़ों घटने के बावजूद मरा नहीं था। जिन्हें उसके वहां होने की खबर थी वे सूरज डूबने के बाद उधर से नहीं निकलते थे। अगर कभी निकल भी जाते तो उन्हें तरह तरह की आवाजें सुनने में आती। उन आवाजों से आदमी को बाद में बुखार आने लगता। बुखार से आदमी ज्यादातर मर जाता। अगर नहीं मरता तो लोग कहते थे कि पंडित राधेलाल भूत बहुत अच्छा झाड़ते हैं। ये वही थे जो अच्छे-अच्छे लोगों को पट्टी पढ़ा सकते थे, राधेलाल। एक शाम एक साइकिल सवार पीपल के नीचे से निकला। वो पेड़ सड़क के किनारे था, इसलिए उसका पीपल के नीचे से निकलना लाजमी था। साइकिल सवार भूत के बारे में जानता था और अगर उसके आगे एक ट्रक धीमी रफ्तार में ना जा रहा हो, तो शायद इस समय इधर से निकलने की हिम्मत नहीं करता। वो एक ट्रक के पीछे लाल बत्ती का सहारा लिए हुए पश्चिम उजाले की तरफ चल रहा था। इतना करके उसने इत्मीनान की सांस ली। फागुन की हवा उसके चेहरे से टकराई और उसने उस हवा को जी भरकर जिया भी। उसने जरा और जोश में आकर 2-3 बार कटीलो कहकर तीतर की बोली किसी काल्पनिक जन समुदाय के आगे सुनाई। फिर अमर सिंह राठौर की मशहूर नौटंकी से निकल गया, जैसे शेर शिकारी को मार। अब ये पंक्ति है एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये बंदे का नाम भी गौड़ पात्र के रूप में। ये गाना गुनगुनाने लगा और फिर वॉल्यूम भी बढ़ाया। तभी वो चौंका। सड़क के बिल्कुल किनारे उसे गोंगों की आवाज सुनाई पड़ी। ये इंसान की आवाज नहीं थी। साइकिल सवार बिना बताए समझ गया ये भूत की आवाज है। उसके ऊपर की सांस ऊपर ही टंगी रही और नीचे की नीचे। उसे लगा कि भूत ने बिना किसी सूचना के अपना हल्का बदल लिया और पीपल के पेड़ से उतरकर वो शायद पाकड़ के पेड़ पर आ गया है। गोगो की आवाज दोबारा हुई और इस बार कुछ और जोर से। उसी के साथ कुछ आदमियों की 2 तरह की आवाजें भी आई और एक जोर से हंसा, दूसरा बोला, कहा था ना बहुत ना पियो, पर पी लिया बेटा। एक और मर्दानी आवाज आई जो गाने की थी। हंसी के साथ ही किसी ने हामिद डाकू नौटंकी का एक तराना छोड़ दिया। अब ये देखिए पंक्ति इंपॉर्टेंट है और हमें हामिद डाकू का नाम आया है। ना कीजिए सुरगोल, चिक चिक सी सबको झुकाते हैं। तभी गोगो वाली आवाज में कई आरोह आरोह भी आए। पहले तो किसी ने शुरुआती ढंग से कहा गोगो, उसके बाद शायद कुछ मौलिकता दिखाने के विचार से उसने गला छुड़ाकर बोला बचाओ। साथ ही हामिद डाकू वाली नौटंकी गाने वालों ने संगीत का कार्यक्रम रोक दिया। फिर शायद उसी ने कहा, समझाओ। समझाया था बेटा, बहुत ना पिया करो। साइकिल सवार की अंदरूनी हवा में जो उलटफेर हुआ था वो भूत को लेकर था। आदमी के बारे में बेझिझक था, इसलिए आदमी की बातें सुनकर किसी गड़बड़ी का
अंदेशा सूंघकर वह साइकिल से उतर पड़ा और ललकार कर बोला, घबराना नहीं। पाकड़ के पेड़ की दूसरी ओर एक झाड़ी थी, उसके पीछे शाम के धुंधले में 5-6 आदमी चले आ रहे थे। फिर वही गूगू की आवाज़। उसने कहा, ज़्यादा नहीं बहको। फिर यहाँ पे देखिए एक पंक्ति और भी आता है, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति, ना कीजिए शोरगुल चिक-चिक, शीश सबको झुकाते हैं। साइकिल सवार चौना होकर इधर-उधर देख रहा था और किसी अज्ञात व्यक्ति को किसी अज्ञात खतरे से बचाने के लिए आवाज़ देने लगा। तब तक एक आदमी झाड़ी के पीछे से निकला और चुस्त चाल से साइकिल सवार के पास आकर खड़ा हो गया। उसके मुँह से ठर्रे की खुशबू आ रही थी। वो आदमी रौब से बोला, क्या बात है जवान? क्यों चिल्ला रहे हो? तुमको क्या तकलीफ है? साइकिल सवार ने झाड़ी की ओर इशारा किया कि कहो, उधर से कोई बचाए। वो सब दारू पीकर अलमस पड़े, सब साला बहकाना मांगता है, पर तुम क्या करना मांगते हो? दो और साइकिल सवार सड़क पर निकल रहे थे। इन लोगों को देखकर वे साइकिल धीमी करके उतरने की तैयारी करने लगे। झाड़ी के पास की आवाज़ें अब और भी ऊंची हो गई, पर उनको शब्द स्पष्टता सुनना ही नहीं दे रहा था। उस आदमी ने फौजी स्टाइल में कहा, तुम्हारे रुकने की दरकार नहीं, ये गजों का मामला है। सब साला दारू पीकर यहाँ मस्त है, अपने अपने रास्ते फालिन हो जाओ। दोनों साइकिल सवारों ने ये उपदेश सुनकर अपनी रफ्तार बढ़ा दी। पहले वाले साइकिल सवार बिना से कुड़ता हुआ आगे बढ़ गया। जाते जाते संदेश छोड़ता गया, सब लुच्चे हैं, सारा इलाका गधा हुआ है इन शराबियों से। फौजी स्टाइल वाले आदमी ने जवाब में कहा, तुम ठीक बोलते हो जवान, दारू पीना ठीक बात नहीं है। अब सड़क वीरान थी। उस आदमी ने वहीं से कहा, चलो लड़को, डबल मार्च लगाओ। शाड़ी के पीछे शांत स्वरों में वार्तालाप हो रहा था। हाँ फीजे भाई, चलो। इस सरफले के मुंह में खरफोसे दो, निफाग लो। लगभग 5 आदमी झाड़ी के पास से निकलकर सड़क पर आए। उनमें से किसी का भी कदम लड़खड़ा नहीं रहा था। सब चुपचाप थे और सभी चाल से कुछ ऐसी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे थे, गोया वो एक छापामार दस्ता हो जिसे चीनियों के हाथ से अपनी सीमा छोत्रों की हथियाई हुई जमीन वापस लेने का काम दिया गया था। सड़क से नीचे उतरते हुए एक खेत में पहुंचे, जिसके चारों ओर बबुल के कांटों वाली टहनियां थी। खेत में कोई फसल नहीं थी, सिर्फ जमीन की रक्षा के लिए कांटों का सहारा था। दूसरे ने कहा, काफी शरफोले नहीं, यहाँ अरफे करफाटे करफाड़े हैं। पहले वाले आदमी ने कहा, रफम चरफम करफब तुफरम जरफेले जरफाने और फरफात। तब तक किसी ने कहा, तरफी अरफो अरफो गरफियो खरफेतो अरफारो या खरफाटो क्या गुसरफाओ ना हो तुरफम अरफा गए। अब खेत से वो टुकड़ी पड़कर सड़क पर दोबारा आ गई। शराब का लगभग 50 गज रह गया था। एक आदमी ने सरफरी बोली छोड़कर कहा, रमचन्ना, ये अपना बबुल तो एक भी नहीं है, वो किन के बबुल उजाड़ कर लाया है? किसके बारे में कहा था? रमचन्ना के बारे में। क्या पता किसका बबूल लाया है? नहीं बताओ, मुझे खुद मालूम हो जाएगा। हो जाएगा तो पूछते क्यों हो? पूछता तो इसलिए हूँ कि तुम्हारे रंग का भी इसी बहाने पता चल जाएगा। वो आदमी हंसने लगा, पूरे समाज से बोला, जोगनाथ जेल से जिरा करना सीख आया है। घबराओ नहीं भूतने के, तुम्हें भी सिखा दूंगा। वे लोग शराब घर में घुस गए। सिर्फ 5-7 लोग मौजूद थे। एक ने उत्साह से कहा, जोगनाथ, कब लौटे जेल से तुम? तो उसने कहा, आज। देखिए यहाँ तक हुआ, जोगनाथ को इन लोगों ने छुड़ा ही लिया। उसने अतिरिक्त उत्साह से पूछा, कैसा रहा जेल की यात्रा? उसने कहा, बहुत अच्छा रहा। कोई जान पहचान वाला जेल में मिला? हाँ, सब वहाँ पे जान पहचान वाले ही थे। वो विशेषरा भी वहीं जेल में होगा ना, मिला था तुमको? नहीं, पर वहाँ से भी विशेषर के बाप थे। रामबास कूटना पड़ा कि नहीं वहाँ पे? किसी ने एक कोने से भराया हुआ सवाल किया। जोगनाथ ने बिगड़ कर कहा, ये कौन बोल रहा है मुर्गी का? अरे वो हमारे पाहुन है, उनसे कह दो अपनी तुरई बंद रखें, उनकी कदर छुपालगंज में नहीं है। सुन लिया पाहुन, ये जोगनाथ है, अभी अभी जेल से आए, कहता है कि अपनी तुरई बंद रखो। मुझे भी सुन लो, पहले ही बता देता हूँ, मैं अव्वल दर्जे का हरामी हूँ। चुपचाप अपने दारू पनिया पनिया कर पिए जाओ और वहीं कोने में उल्टी किए जाओ। दोबारा रामबास वाली बात की तो रामबास ही दिखाऊंगा तुमको। सुन लिया पाहुन? सुनेगा कौन? ये तो कोना खाली है। अरे कौन है यार पाहुन, खिसक गए क्या? अरे वारे पाहुन। जोगनाथ ने 10 रुपए का नोट निकालकर दुकानदार को पकड़ाते हुए कहा, सब लोगों को एक एक जुकड़ दो, कोई बचने ना पाए। बहुत दिन बाद अपनी भूमि में आए हैं, बहुत पैसा लेकर आए हैं। और बताइए, जेल की यात्रा काटने गए थे, पैसा लेने गए थे? सनीचरा अब प्रधान बन गया, पता है? उसका हुक्म है, आज सब लोग मौत से पिए। पर सनीचर के पास पैसा कहाँ से आ गया? अरे अब सनीचरा सनीचर नहीं रह गया, वो प्रधान हो गया, समझ गए? वे एक एक चुगड़ लेकर बैठ गए। ये दुकान के बाहर का बरामदा था, जिसे सींग की एक दीवार खड़ी करके सड़क से अलग कर दिया गया था। भीतर कोठरी में दुकान थी। एक लालटेन बरामदे में जल रही थी, जिसे पीने वालों को देखा जा सकता था। एक डिबरी दुकान के अंदर जल रही थी, जिससे पिलाने वालों को नहीं देखा जा सकता था। बरामदे में एक बेंच पड़ी थी, 2 आदमी उसी पर बैठे थे। जोगनाथ भी वहीं था। बाकी लोग नीचे एक टाट पर बैठे थे, कुछ नीचे फर्श पर बैठे थे। साकी सुराही प्याला जो कुछ भी था सब इतने में था। देसी शराब की बदबू सड़क पर काफी दूर तक फैली थी, जैसे योजन गंधा की सुगंध मात्रा से राजा शांतनु को उनके होने का दूर से पता लग जाता।
वैसे ही गंध मात्रा से दूध वालों को पता लग जाता। और यहाँ गंध की देसी शराब के विज्ञापन भी, इसलिए अच्छे खासे अखबारों में बिलाती शराब के विज्ञापन तो मिल जाते, देसी शराब का तो जिक्र होता नहीं। उसके विज्ञापन की जरूरत होती भी नहीं थी। 2-3 घूंट लेने के बाद जोगनाथ ने इधर उधर देखा और कहा, पानी पिला है क्या? पानी? शराब में पानी मिलाकर बेचा गया है? हाँ, मुझे भी लगता है, मुझे भी। बहुत दिन से ऐसा लगता है, पानी अब तो पानी मिली दारू असली दारू जैसी ही जान पड़ती है। दुकानदार अपनी जगह से उठकर जोगनाथ के पास आया, ठंडी आवाज में बोला, मौज से पियो जाओ, तुम्हारी हवा तो पहले जुक्कड़ में ही निकली जा रही है। पाव आध पाव फोकट में पानी ही तो साफ साफ को पिला दूंगा, पर पानी वानी चिड़ी मार पिलाते हैं, यहाँ वैसी बात नहीं है। जोगनाथ पर इसका वाजिब असर पड़ा। जेब से 10 और 5 रुपए के कुछ नोट निकालकर बोला, फोकट में पीना होगा तो पीऊंगा, पर घबराओ नहीं। ये देखो, कभी देखा है इतना? दुकानदार दुबला पतला पर कैंटीदार आदमी अगड़ता हुआ वापस चला गया। बोला, हमारे देखन के दिन लग गए, अब तुम्हारा देखना शुरू हुआ है, देखते जाओ। दूसरा चुगड़ पड़ गया। एक ने पूछा, अब क्या इरादा है जोगनाथ? रुपए की तंगी है। जोगनाथ ने इस तरह कहा कि किसी को इस पर यकीन ना हो। अभी तो पहले दरोगा जी से 2-2 हाथ करने तबादला हो गया है, तो क्या मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ? यहाँ आने से पहले ही शहर में उन पर एक दावा ठोक आया हूँ, 10 पैसे में पलस्तर ढीला हो जाएगा बच्चों का। कैसा दावा? दीवानी का? क्या तुम नहीं जानते हो, मुझ पर चोरी का झूठा मुकदमा चलवाया गया था। 2-3 महीने मुझे हवालात में रहना पड़ा। वैद्य जी ने जमानत नहीं कराई। तो उसने कहा कि तुम्हारा वैद्य जी ने जमानत नहीं करवाई, इतने दिन में तुम हवालात में थे। वो तो करा देते, पर मैं ऐड गया था, कहा दरोगा के नाम पर यहीं रहूंगा, रहने का कोई किराया तो था नहीं। फिर क्या, मेरी बेइज्जती हुई, खेती का नुकसान हुआ। एक खेत रामचन्ना ने दबा लिया है, इस सब नुकसान पर 8,000 का हर्जाना, उसका दावा। डिग्री हो गई तो दरोगा जी बिक जाएंगे। पर कोर्ट फीस का क्या हुआ? दीवानी में तो बड़ा खर्च है। सब भगवान देगा। अब देखो भाई जोगनाथ, बावन के घर पैदा होकर इधर उधर की नाहको, सच्ची सच्ची बात किया करो। हाँ भाई, हम भी कहते हैं भगवान को बीच में ना ठेलो। कोर्ट फीस कौन देगा ये तो बताओ? कह तो दिया भगवान देंगे, अभी भी दग गया, नहीं बताएंगे ना, बताओ। आगे बढ़ो तो मुकदमा ठोकना ही है। ठोक दिया? कब ठोका? हाँ जी। झाड़ी के पीछे से एक आदमी लड़खड़ाता हुआ निकला और सड़क पर कराते हुए बोलने लगा। वो आत्मदया, आक्रोश आदि कई सात्विक गुणों से पीड़ित था। शराब कर में उसकी जो बातें चलकर पहुंची, उनका यही मतलब था कि अभी कुछ देर पहले बुधा पीपल के आगे सड़क के किनारे राजनी हुई और कुछ लोगों ने उसे लूट लिया। वो थाने पर रिपोर्ट लिखाने जा रहा है और वो एक एक को समझेगा। जोगनाथ के पांव के पास कच्चे फर्श पर एक आदमी मुस्तैदी से चुगड़ पर चुगड़ चढ़ा रहा था। वो बोला, तुम्हारे गांव में ये बड़ी गलत बात है पहलवान, लोग बाग लेफ्ट लाइट करते हुए दिन डूबते रहजनी कर बैठते हैं, ये बिल्कुल फिजूल का काम है। क्यों जवान? जोगनाथ ने सिर्फ सिर सिर को हिलाया और दुकानदार को पुकार कर कहा, एक पौआ और देना भाई, चाहो तो इसे फोकट में डाल लेना। थोड़ी देर में जब वो लोग लड़खड़ाते हुए सिंह के पर्दे के बाहर आए तो उनके सामने सड़क थी और दो एक मरियल कुत्तों के अलावा कोई नहीं था। जो आदमी अभी कराता हुआ निकला था वो अब सीधे साधे ढंग से उनके सामने से निकल गया और उन्हें इसका पता भी नहीं था। लौटते समय उस आदमी के भीतर का कलश धुल गया था और धर्म में उसकी आस्था बढ़ गई थी, क्योंकि थाने पर पहुंचने के पहले उसे एक विद्वान ने समझाया, क्या होगा रपट लिखवाने से, जो हो गया सो हो गया, गया माल फिर कभी वापस आता है भाई? बताओ, तुम हिंदू हो कि मुसलमान? हिंदू हो तो कर्म को मानते हो कि नहीं? तुम्हारे कर्म में ये 45 रुपए नहीं थे, अब दौड़ धूप करना बेकार है, भगवान को यही मंजूर था। जाओ, जान बच गई, यही बहुत है। हर साल वही एक आदमी को बकरे जैसा काट डाला गया था। राम नाम का लो, नाम लो और घर जाकर सत्यनारायण की कथा बाँचो। मामले मुकदमे में जो खर्च करना उसे धर्म कर्म में खर्च करो। गर्म दूध में हल्दी डालकर पी लेना और करवट बदल कर सो जाना, कल सवेरे तक सब भूल जाएगा। और यहाँ पे ये जो है एंड हो जाता है। और अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, देखिए वो थोड़ा सा, ये लाख दरबारी ना एक ऐसा उपन्यास है जिसमें आपको लगेगा कि थोड़ा सार कम है। एक व्यंग परक उपन्यास है ना, बहुत ही समाज पे व्यंग किया गया है कि कोई कुछ भी कर ले, जिसका तूती बोलता है उसके आदमी जेल में भी जाएंगे तो भी आराम से छूट आएंगे। तो बहुत ही व्यंग परक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि कुछ सॉलिड मिल नहीं रहा है। कहते किसी ज़माने में दार्शनिक लोग परमात्मा के अस्तित्व के बारे में बहस किया करते थे, अब वो बहस गेहूँ को लेकर होने लगी। दार्शनिकों का एक वर्ग इस मत का है कि देश में गेहूँ काफ़ी मात्रा में है, पर व्यापारियों की शरारत के कारण बाजार में वो आता नहीं है। दूसरा वर्ग इस मत का है कि गेहूँ नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, और अगर होती भी तो वह कम से कम इस देश में तो नहीं है। बहस का ये दौर कुछ दिनों से शिवपालगंज में भी चल रहा है। गेहूं के साथ ही लोग दूध, दही, घी आदि के बारे में भी नास्तिकता दिखाने लगे हैं। ऐसे भूखमरे वातावरण में अखाड़े क्या खाकर या खिलाकर चलते हैं। कुछ वर्ष पहले गांव के लड़के कसरत और कुश्ती से चूर चूर होकर घर लौटते तो कम से कम उन्हें भिगोए हुए चने और मट्ठी का सहारा देते, और वो सहारा भी टूटने लगा। ये और इस प्रकार के कई तथ्य मिलकर कुछ ऐसी वातावरण पैदा कर रहे थे कि गांव में नौजवानों को निकम्मा बन जाने के सिवाय और दूसरा कार्यक्रम है ही नहीं।
वे फटे पुराने पर रंगीन पतलून पायजामों के सहारे अपनी दुबली पतली टांगों को ढककर और सीने पर, गोश्त हो या ना हो, सीने के अंदर सायरा बानो के साथ सीने के अरमान भार कर अब देखिए यहाँ पे सायरा बानो अरमान बार कर गली कूची में ओपन पान की पीक धुलते चलते थे। उनमें बहुत से कभी-कभी खेतों, कारखानों और जेलों का चक्कर भी लगाते थे, जो वहां जाते हुए हिचकते थे। स्थानीय कॉलेजों में बांगड़ूपन की शिक्षा ग्रहण करते थे। ये कॉलेज प्राय किसी स्थानीय जननायक की प्रेरणा से होते थे। वास्तव में उसी के लिए विधानसभा या लोकसभा के चुनाव की जमीन तैयार की जाती थी, वहीं पे पढ़ाई वाले जगह पे। उनका मुख्य काम कुछ मास्टरों और सरकारी अनुदानों का शोषण करना था। ये कॉलेज सिर्फ जमाने के फैशन के हिसाब से बिना आगा पीछा सोचे हुए चले जा रहे थे, और ये निश्चय था कि वहां पढ़ने वाले लड़के अपनी रियाया वाली हैसियत छोड़कर कभी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, और ऊंची नौकरियों और व्यवसाय जिनके हाथ में है, उनके एक अधिकार को इन कॉलेज की ओर से कोई खतरा नहीं होगा। जो भी हो, इस हल्ले में अखाड़े खत्म हो रहे थे और गांव के नौजवानों का शारीरिक विकास और उनके मानसिक विकास के स्तर पर आ गया था। इस दृष्टि से शिवपालगंज में एक अखाड़े का होना और उस पर कई लड़कों का नियमित रूप से आना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कहने की जरूरत नहीं, ये बद्री पहलवान की वजह से था। वे कई सालों से अखाड़े पर पहुंच कर कसरत करते, अपने पट्टों को कुश्ती लड़ाते, और जब वे किसी को पटक कर उसके शरीर के किसी भाग को घायल कर देते तो माना जाता था कि वो अब पूरा पहलवान हो गए। कई दिन कसरत करने और कुश्ती लड़ने के बाद किसी पट्टे का कराते हुए घर लौटना इस बात का सबूत था कि वो अपने दीक्षांत समारोह से डिग्री लेकर वापस आ रहा है। अखाड़े से दो पहलवान झूमते हुए निकले। एक तो बद्री थे, दूसरे छोटे। दोनों की खोपड़ियां घुटी हुई थी, उन पर मशीने की मदद से मिट्टी का पलस्तर चढ़ा था। गर्दन पर पीछे की ओर गैंडी जैसी जुड़िया, दोनों ने लंगोट को पट्टी आगे लगा रखी थी। सक्रिय पट्टी के दोनों से संक्षिप्त अंडकोश ब्रह्मांड में प्रदर्शित हो रहे थे। भारतीय व्यायाम के नाम पर इन दोनों पहलवानों को ये सब दिखाने की छूट मिल गई थी। छोटे पहलवान का दीक्षांत समारोह कई साल पहले हो चुका था, पर शायद अब उन्हें कई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोई मिलनी थी, और इसलिए वे रह रहकर बहुत देरी से करा उठते। पर आत्मसम्मान के कारण वो करा मुंह से आयना बनकर लंबी सांस के साथ हाव के रूप में निकलती। बद्री चुपचाप उनके साथ चले जा रहे थे, जिसे इन बातों से उनका कोई सरोकार हो ही ना। आज छोटे को बद्री पहलवान ने धोबी पाट के दाव से चित किया था। इस दाव का प्रयोग करने वाले पहलवान को एक ऊंचे दर्जे के कवि की तरह से काम करना पड़ता था। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी विजयनी नामक कविता में एक औरत के जलाशय में नहाते समय कामदेव आदि कुछ पत्रों की अद्भुत जो कल्पना की है, धोबी पाट लगाने के पहले पहलवान को उससे भी अधिक अद्भुत कल्पना करनी पड़ती है कि ये अखाड़ा नहीं बल्कि एक आकर्षक जलाशय है। समीरन प्रलाप बोखितो चीलो प्रच्छाय सघन पल्लव शयन तले। उस वातावरण में वो अपने को एक धोबी के रूप में देखता है और अपनी प्रतिद्वंदी को किसी औरत के पेटीकोट की शक्ल में। फिर उसके हाथ को खींचकर अपने मीट की ओर स्निग्ध कंधे पर लाते हुए जिस तरह धोबी पत्थर पर कपड़ा पटकता है, उसे अखाड़े के बीच पटक देता है। पटकते समय उसे ये ध्यान रखना पड़ता है कि पेटीकोट इस तरह गिरे कि उसका सामने वाला हिस्सा ऊपर है, यानी प्रतिद्वंदी जब पटका जाए तो वो चित्र है। इसके बाद विजय, महान विजय। बद्री पहलवान ने आज छोटू को पटकने में कुछ ज्यादा ही कल्पना लगा रखी थी। ये सोचकर कि ये अखाड़ा नहीं तालाब है, उन्होंने ये सोच भी लिया था कि अखाड़े की मेड़ नहीं बल्कि घाट का पत्थर है। नतीजा ये हुआ कि जिस समय पहलवान ने चित्त होकर अखाड़े के ऊपर छाए हुए प्रचंड सगे पल्लव देखे तो उनकी निगाह के आगे चिंगारियों से उड़ रही। उनकी कमर के नीचे का हिस्सा अखाड़े के बाहर और ऊपर का अखाड़े का भीतर। बद्री पहलवान अगर छोटे के उस्ताद ना रहे होते तो उस वक्त आंखों से आंसू और मुंह से फेना गिराते हुए उन्हें हजारों गालियां दे रहे होते। पर उस्ताद का लिहाज करके वे उस समय चुप थे और चुपचाप चलना कठिन हो जाता तो मुंह से हाव निकाल देते। पर विपत्ति यही नहीं समाप्त हुई। चलते चलते बद्री ने पूछा, क्यों जी, उस दिन तुम जोगनाथ की गवाही में क्या क्या कह गए? कौन साला जोगनाथ का गवाह था? मैं तो पुलिस की गवाही देने गया था। छोटे ने लापरवाही से एक दर्द का दबा के कहा। बद्री ने शांतिपूर्वक कहा, सीधी बात कही जाए तो सीधी जवाब दो, साले बहनोई को बीच में मत घसीटो। तो कौन टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है? छोटे ने कहा, पर आवाज कुछ दबी हुई थी। बद्री ने इस निरर्थक बात को अनसुना कर दिया। पूछा, तुमने गवाही में बेला के बारे में क्यों कहा था? कहना मुझे क्या था, जो मुंह में आया कह दिया। बद्री पहलवान बड़ी मालूमियत से बोल रहा था। उन्होंने छोटे का हाथ पकड़कर पूछा, उसकी जोगनाथ से कुछ साठ गांठ है क्या, बताओ तो। छोटे ने अपना हाथ धीरे से खींच लिया, उंगली पकड़कर पोंछा पकड़ा और पहुंच के धोबी घाट के सहारे आदमी को चित किया, और वे अभी देखी रहती की बात टालने के लिए बोला, मैं क्या जानूं किसकी किससे साठ गांठ है। गांव में चारों तरफ अरहर के खेत है, कौन किसके लागल पेट करता है, मैं कहाँ कहाँ जागता फिरूं। बद्री उसकी तरह मालूमियत के साथ बोलते रहे। उन्होंने पूछा, पर तुमने तो कहा था कि तुमने बेला को जोगनाथ के साथ सटर पटर वाली हालत में देखा। कहने से क्या होता है? बद्री पहलवान अचानक खड़ा हो गया, आवाज को कड़ी करके बोला, होता क्यों नहीं है, कहा था कि नहीं, बोलो। छोटे को अब कुछ शंका हुई। उनकी आवाज से आत्मविश्वास की खनक जाती रही, जैसे शाश्वत साहित्य लिखने वाला कानदर्शी साहित्यकेरा भी रेडियो के अहलकार के सामने छिचक कर बोलता है। उसी तरह जब बद्री जो है आगे सब पका गए, माफी मांगते हुए बोले, कहा क्यों नहीं था गुरु,
पर कहने को तो बहुत कुछ कह दिया, अदालत को गवाही चाहिए, जो मुँह में आया कहते गए, कौन सच बोलना था वहाँ? बद्री पहलवान कुछ देर अंधेरे में चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। जो काम कोई भी पहलवान आसानी से नहीं कर सकता, वही करते रहे, यानी कुछ सोचते रहे। छोटे अब और भी सबका आ गए, झिझकते बोला, गुरु किस सोच में पड़ गए? सोचना काम चिड़ी मार का है, मुझे भी तो बताओ क्या बात है? बद्री ने धीरे से कहा, सोच रहा हूँ कि तुम्हें लाश से मारूं कि जूतों से, तुम्हारी जवानी पर पिल्ले उठते हैं साले, थू है तुमको, कहकर उन्होंने घृणा के साथ जमीन पर थूक दिया। छोटे अचकचाए हुए खड़ा हो गया, रुक रुक कर बोला, ऐसा ना कहो गुरु, बताओ तो मुझसे क्या चूक हो गई? तुम साले समझोगे क्या? तुमने एक भले घर की लड़की की इज्जत खींच कर सारी दुनिया के आगे रख दी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं हुआ, कुल इतनी सी बात। जानकर छोटे ने इत्मीनान की सांस ली, लापरवाही से कहा, गुरु मैंने तो जो कहा था बड़ी अदालत में भगवान की कसम खाकर कहा, अब लो। सभी जानते कि अदालत में कही गई बात गलत नहीं होती, किसी का इससे क्या बिगड़ा? बद्री को चुपचाप देखकर छोटे की हिम्मत कुछ और खुली। अपनी स्वाभाविक पद्धति में, यानी सारी दुनिया को बुनगे जैसा समझते हुए, उसने अपनी पूरी बात की कि इस बात को लेकर हम चूतिया जुटा रहे हैं गुरु। हुआ गुरु, तुम भी कभी कभी इसी हवा बांधते हो कि वाह, मैं सोचता ही रह गया बात क्या है। बद्री पहलवान ने अपनी गर्दन को दोनों हाथों से मलकर उस पर दो चार तमाचे जैसे लगाए, इस पद्धति से उन्होंने गर्दन पर जमा हुआ मिट्टी का प्लास्टर उखाड़ दिया हो और इतनी देर तक होने वाले सोच विचार को झटक कर दूर किया। फिर अचानक हंसकर बोले, तुम खानदानी बांगड़ू हो, तुम्हें कुछ दाएं बाएं भी दिखता है। ये बेला अब तुम्हारी अम्मा बनने जा रही है, अब चाहे उसी चिन्हाल को चाहे कुछ और, गाली तुम्हें पे पड़ेगी। क्या गुरु, क्या कह रहे हो? हाँ, महीने भर के भीतर ही बेला का ब्याह होगा, वो भी बद्री पहलवान के साथ, और तुम बजाना तो रही। कुछ समझ में आया बेटा? सर्कस के जोकर बेमतलब की बातें बकते और उछल कूद लगाते हैं। ये नौटंकी का नगाड़ची सीधे तौर से नगाड़ा बजाते बजाते बगल के भीतर से लकड़ी निकालकर टेढ़ी मेढ़ी ताल लेने लगता है। अखाड़े में दो तीन पहलवान हाथ के पंजों पर खड़े होकर बिच्छू की तरह चलते हैं। ये बछड़े शाम को घर लौटते वक्त सिर झुकाकर टेढ़े मेढ़े भागते और उछलते हुए दूसरी ओर तालाब में कूद पड़ते हैं। सनीचर बिना किसी वजह के अचानक कहा, हुर्र। बद्री पहलवान की बात सुनकर छोटे को लगा कि इसी तरह की निरर्थक बातों का एक ढेर जैसा उसके सामने पड़ा है। उसे किसी ने उस पर जोर से पटक कर चित कर दिया। उसके मुंह से यही निकला, क्या कहते हो गुरु? सुन नहीं रहे हो क्या कह रहा हूँ? बद्री बहुत हल्के ढंग से मजाक सा करते हुए कहे, क्या बात है, कान में बहुत मैल बैठ गया है क्या? फिर सुन लो, बेला से मैं शादी कर रहा हूँ, उसे वादा कर चुका हूँ। उस दिन तुमने जब इजलास में उसकी बदनामी की थी तो मेरा एक एक रोआ सुलग उठा था। तबीयत हुई थी कि एक लपड़ मार कर तुम्हारा सर ना पेट में घोस दूं, पर तुम अपने चेले हो, पालक पालक समझकर माफ कर दिया। पालक बालक हो ना? एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने अपनी बात समाप्त की। खैर जो भी हुआ सो हुआ, अब अपनी जबान पर लगाम लगाकर तुम रहना, समझे कि नहीं? छोटे को अब भी लग रहा था कि वो नर्तक के ढेर पर चित पड़ा है और बद्री जो भी कह रहा है वो किसी सपने की बात है। बोला, गुरु तुम बावन हो, बनिया, सोच समझ कर बोलो, वैद महाराज आड़ गए तो पूरी स्कीम मसक रह जाएगी। बद्री ने कहा, हाथी अपनी राह चलते जाते कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो ये क्या कहा था बद्री ने? हाथी अपनी राह चलते जाते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं। छोटे ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, गुरु तुम तो कहावत में बोल रहे हो, वैद जी इससे थोड़ी मान लेंगे। लगता था कि अपने मन का रहस्य खोलकर बद्री हल्के हो गए। उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सीटी बजाने लगे। कुछ देर चलते चलते छोटे के दिमाग में फिर बात आई, वजन के साथ। बेला के बारे में कुछ दिन हुए खबर उठी थी कि रूपन ने उनको एक चिट्ठी लिखी थी। उड़ते उड़ते ये भी बात उनके कानों तक पहुंची थी कि कोई लड़की बैजी की छत पर आई भी थी और अंगना से टकराकर वापस भाग गई थी। बैजी की छत से जिन मकानों की छत पर जाया जा सकता है उनमें गैदीन का भी था। एक दिन रूपन ने यह भी बताया था कि किसी लड़की को लिखी हुई एक चिट्ठी रंगनाथ के हाथ लगी। फिर रंगनाथ उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहे। छोटे पहलवान को संदेह था कि रूपन कई दिनों से बेला को फंसाने के चक्कर में है और अब लगो फंसा भी चुके हैं। इस दशा में अचानक इस समाचार ने कि बद्री पहलवान का बेला से संबंध वही इतनी गहराई था, वो छोटे को लड़खड़ा दिया। वे पूछने लगे, पर गुरु बेला के लिए तो सुनते हैं रूपन ने कुछ लिखा पढ़ी की थी? हाँ की थी, लड़के हैं ना समझी कर बैठते हैं। और सुनते उधर से भी कोई चिट्ठी आई थी। बद्री ने गुड़क कर कहा, किसने बताया तुम्हें? ये किसी ने नहीं गुरु। तो जाना कैसे? अरे बस सुना था। किससे? याद नहीं गुरु, पर किसी ने ऐसे ही कुछ बात बोली थी। बद्री चुप हो गए। जब कोई आदमी बातचीत में ऐसा रुख अपना ले जैसा कि पेशेवर गवाह कचहरी में सच कहने की कसम खाकर जिरा में दिखाते, तो आगे सवाल पूछना बेकार है। बद्री ने कुछ देर चुप रहकर साफ तौर से कहा, हाँ चिट्ठी तो आई थी, और वो भी मेरे लिए, पर वो चिट्ठी नहीं, आजकल की लड़कियों के चोचले गाने बजाने की बातें थी। छोटे ने कुछ सामत करते हुए कहा, "वाह, तो गुरु ये किस्सा तो कई सालों से चल रहा होगा छत पर?" बद्री ने कहा, छोटे इतनी बड़ी बात सबसे पहले तुमको बताइए, इतना बहुत है, और बहुत जानबीन ना करो, और देखो अभी किसी से कहना नहीं। छोटे पहलवान दुर्नुके की किसी चबूतरे के उस कोने से टकरा गए जो किसी ने गांव के चलन के अनुसार कब्जा करने की नीयत से बनवाया था। मुंह से एक गाली निकालकर फिर कमर के दर्द के प्रति सम्मान दिखाने के लिए एक बार हाव कहकर उन्होंने वादा किया कि किसी से नहीं कहूंगा गुरु।
कुछ दिन में तो बात फैलेगी, पर अभी उसे ढक कर रखना है। कुछ तो कहो। किसी से नहीं कहूँगा। कुछ देर बाद बद्री हंसने लगे, बोले, तो बारे छोटे, तुमने भी क्या जोड़ मिलाया? बेला जोगना से साठगांठ करेगी। साला दमड़ी के गुड़ जैसा है। बेला उसका हाथ पकड़ ले तो रिरियाने लगेगा। उसी से तुमने भिड़ा दिया बेला को। रहे तुम खड़ूस के खड़ूस। छोटे पहलवान की कमर में एक फूंक सी उठी। लगा दो भी पार्ट देकर उन्हें किसी ने दोबारा पटक दिया। एक दूसरे से अलग होने के पहले बद्री ने फिर छोटे का आग्रह किया, कभी मेरे और बेला के संबंध का कहीं जिक्र मत करना। छोटे ने निष्ठापूर्वक गोपनीयता की शपथ ली, पर वो शपथ गोपनीयता के उन सभी शब्दों जैसी थी जो राजभवन में ली जाती है। और परिणाम स्वरूप दूसरे दिन ही बद्री पहलवान को कई ऐसे लोग मिले जो उन्हें बदली हुई नजरों से देख रहे थे। यानी वो बंदा वो रहा ही नहीं गया, वो सारे लोगों से बताता चल पड़ा। अब आगे को हम आगे अध्याय में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।